उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव पहले तक बहुत कास्ट पॉलिटिक्स थी, वो दब गई थी, लेकिन अब इस चुनाव में फिर से कास्ट दिख रही है। और इस समय एक बात और जुड़ गई है कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। इट इज इमेंसली हेल्पिंग द बीजेपी। वो पोलराइजेशन हो रहा है बीजेपी के पक्ष में। अच्छा, बसपा पे आ जाते हैं, उनका घर भी यहीं पे है। व्हाट हैपेंड टू हर? मायावती जी का जो बेस वोट है वो 11 to 12% वोट वो जो उनका है वो हिलता नहीं है। कर रही है 2027 की। हाँ, उनकी एक बात जो नीचे तक गई है और वो ये गई है कि ये तुम्हारे टैक्स का पैसा ले करके तुमको अनाज दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, जो मैंने पहले कहा। व्हाई डू यू थिंक राहुल गांधी गेव अप अमेठी और वो रायबरेली चले गए, और प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ी अमेठी से? ये तो भाई बहन का जो टग ऑफ वॉर है, जो पावर स्ट्रगल है, ये सबको पता ही है। इसमें कोई क्या उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं इस बारे में? सब जानते हैं इसको। देखिए, राहुल गांधी का एजेंडा बिल्कुल अमेरिकन मार्क्सवाद जो है वो एजेंडा पे चल रही है कांग्रेस पूरी तरीके से। आप कितने सीट देते हैं बीजेपी को इस चुनाव में? सर्टेनली बेटर देन 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का अलायंस था। उसके बावजूद बीजेपी को 62+2 उनका अपना अलायंस 64 सीट दे गॉट। अब की बार बीजेपी का जो कास्ट लाइनअप जो है इनसे बेहतर है। पर हमको ये एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि 19 में 5 साल की सरकार थी, 24 में 10 साल की। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Lucknow, the capital of Uttar Pradesh. The state has a population of about 230 to 235 million people. That's about 1/6 of India. Now, if Uttar Pradesh was a country of its own, it would be the 5th most populous country in the world. The first Prime Minister of independent India was from Uttar Pradesh, and the current Prime Minister, Narendra Modi, has also won 2 terms from this state and is seeking to be elected for the 3rd time. So let's understand what makes Uttar Pradesh so important politically. With me are 2 journalists who live here and know the state and its politics. Ashutosh Shukla, Dainik Jagaran editor, and Virendranath Bhatt, veteran journalist. Thank you, gentlemen, for being part of the show. I want to run this episode at the end of May or early part of June ताकि सारी पोलिंग हो जाए और हम लोग आराम से एनालिसिस कर सकते हैं। पर मैं ये पूछना चाहती थी कि has Yogi Adityanath delivered उत्तर प्रदेश to the BJP, to नरेंद्र मोदी? क्या ये डन डील था? फर्स्ट राउंड ऑफ पोलिंग के शुरुआत से ही वहाँ से शुरू हो गई थी कहानी। हैज़ देयर बीन एनी उतार चढ़ाव इन द पोलिंग स्टाइल, इन द नंबर्स? आप क्या समझते हैं, सिंस यू नो उत्तर प्रदेश वेरी वेल? आपसे पूछूंगी, पहले आप स्टार्ट करें। पहले राउंड से जो चीज़ एक आई थी, देखिए उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव पहले तक बहुत कास्ट पॉलिटिक्स थी, वो दब गई थी, लेकिन अब इस चुनाव में फिर से कास्ट दिख रही है। और जितना जितना कास्ट ऊपर आएगी उतना उतना जो बीजेपी का अपना एक जो कोशिश उनकी रहती है वो थोड़ा पीछे जाती है। मतलब हिंदू वोट कंसोलिडेट नहीं हो रहा? जो कंसोलिडेशन है तो बाकी जो 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर हैं और उनको ही आगे देखना चाहिए, क्योंकि आप जैसा बता रही हैं कि ये जून के फर्स्ट वीक में शायद ये आएगा। एक तो ये कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, सांसद हैं, उनसे बहुत नाराज़गी है। जो ऑलरेडी इलेक्टेड, जो ऑलरेडी हैं 2019 के बहुत नाराज़गी है, चूँकि उनको दोबारा या तिबारा लोग अपने सामने देख रहे हैं, तो वो अपना वो गुस्सा निकाल रहे हैं। और वो तो जो पुल होना चाहिए एक कैंडिडेट में, हम लोकसभा इलेक्शन है, वो कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2-1 शहरों को, 2-1 4 सीटों को अगर हम छोड़ दें तो पूरा चुनाव जो है वो इस पर है कि प्रधानमंत्री कितना वोट लोगों का ला रहे हैं और चीफ मिनिस्टर कितना ला रहे हैं। पूरा चुनाव मोदी योगी पर है। जो बीजेपी, खास करके जो बीजेपी के जो सांसद हैं, उन्होंने तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हाथ छोड़ दिए हैं और वो बिल्कुल ये मान रहे हैं कि हमको मोदी योगी ही जिताकर ले जाएंगे। तो फील्ड में उनका निकलना, या जैसा कल कोई कह रहा था कि वो शायद उतना खर्चा भी अब नहीं कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो जब कभी हम आगे बात करेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। रिज़ल्ट भी इसी के आसपास रह सकता है।
तो एक दो बातें, एक तो मंडल का मंडल पॉलिटिक्स जो हमने पहले देखा था 80 के दशक में, क्या वो वापस आ गया है, एक वो, और दूसरा पूछना चाहूँगी कि जो कहा था कि जो नाराज़गी है सांसद के बारे में, क्या वो मैनिफेस्ट होगा वोटिंग पैटर्न पे, क्योंकि काफ़ी सारे टिकट्स चेंज हो गए थे, जो सिटिंग एमपीज़ थे उनको मिले नहीं, नए लोगों को टिकट दिए गए थे। ये एक्सपेरिमेंट था, क्या ये कामयाब नहीं रहा आपके हिसाब से? देखिए, पहले तो बात करें, आपने जो बात कही नाराज़गी की, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव और अब ये वर्तमान लोकसभा चुनाव, ये चौथा चुनाव है। तो यूपी में हर चुनाव के पहले किसी एक वर्ग को नाराज़ बताया जाता है। जैसे 2017 में जाट नाराज़ थे, 2019 में भी फिर जाट नाराज़ रहे, 22 में जाट के संग ब्राह्मण भी नाराज़ हो गए, अब की बार राजपूत नाराज़ हो गए। तो ये तो एक यूपी का एक पैटर्न स्थापित हो गया और है। सिर्फ एक बयान की वजह से नाराज़ हो जाते हैं। जी नाराज़ हो जाते हैं ये, और इस समय और राजपूतों को अभी भी बताया जा रहा नाराज़ है। माफ़ी तो मांग ली थी, फिर भी नाराज़ तो है। और उसके बाद 2022 का जब विधानसभा चुनाव आया, तब तो यूपी में ये इतनी ज़्यादा लोगों में अस्थिरता थी कि उस समय यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस भी अखिलेश यादव की अगवानी की तैयारी कर रहे थे। ये हालत था यूपी में, और लगभग पूरा मीडिया लखनऊ का ही माने बैठा हुआ था, वो तो आ रहे हैं। फिर योगेंद्र यादव ने कहा कि साहब, हमने तो अखिलेश यादव के लिए बहुत बढ़िया पिच बनाई थी, लेकिन अखिलेश यादव उस पर बैटिंग नहीं कर पाए। आपको ध्यान होगा, योगेंद्र यादव जी जो हमारे गेट्स और स्वराज अभियान के नेता हैं, तो वो यहाँ भी चल रहा है। और इस समय एक बात और जुड़ गई है विपक्ष की मेहरबानी से, कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। हाँ, ये अरविंद केजरीवाल का जो कमेंट था, ये जो है, और इट इज इमेंसली हेल्पिंग द बीजेपी। इट्स हेल्पिंग द बीजेपी। वो पोलराइजेशन हो रहा है बीजेपी के पक्ष में। पर अगर ये वेस्टर्न यूपी में इसका लाभ मिला बीजेपी को, आगे भी मिलेगा। और ये जो फोनी आइडिया है कि राजपूत नाराज हैं, इट्स ए फेक नैरेटिव, एब्सोल्युटली नो बेसिस। और एंड द वे योगी हैज़ डिलीवर्ड इन लास्ट 7 years, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का माफिया राज देखा है, ओनली दे कैन टेल यू कि क्या फ़र्क आया है पिछले 8 साल में। भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में, और केवल यूपी में नहीं, इतना ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन अगेंस्ट द माफिया कभी नहीं चला। योगी आदित्यनाथ हैज डेल्ट ए वेरी क्रशिंग ब्लो टू द ऑर्गेनाइज्ड माफिया गैंग, एंड ऑब्वियसली टू विच इससे किस पार्टियों को ज़्यादा नुकसान हुआ है, यू कैन ईजिली मेक आउट। यूपी में इतना कैटल स्मगलिंग और काउ स्लॉटर इतना ऑर्गेनाइज तरीके पे हो रहा था कि ये हमारे प्रदेश की जो पेस्टोरल इकॉनमी है, जो गांव की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, वो उनको भी बहुत नुकसान हो रहा था वेस्टर्न यूपी में। वो सारा काम बंद हो गया। जितना इलीगल माइनिंग था वो सब बंद हो गया। इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, रियल एस्टेट हर शहरों में हो रहा था, वो सारा रुका है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम जिस तरीके से रुका है यूपी में, ये इतना बड़ा फ़र्क है कि लोगों ने को अब ये मालूम पड़ता है कि अब ये प्रदेश हमारे रहने काबिल हो गया। तो इस नाते और जिस तरीके से बीजेपी ने कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को, जो इन्होंने वोट मोबिलाइज करने का एक ईजी टूल बना लिया था, दे थॉट कि ये एक फॉसिलाइज्ड वोट बैंक है और ये हमें इनफाइनाइट पीरियड तक वोट करता रहेगा। और जिस तरीके से बीजेपी ने इस कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को नॉन यादव, बैकवर्ड और नॉन जाटव दलित को फोकस करके और वेलफेयर स्कीम को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करके इसको जो तोड़ा है, उससे बहुत परेशानी है खासकर समाजवादी पार्टी को। इसलिए हम देख रहे हैं कि 90 के बाद नया अवतार आ रहा है जातिवाद की राजनीति का, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। एक और हैं अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी पटेल, जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन लड़ी थी प्रयागराज से, और उनका अपना दल है, अपना दल एस। उन्होंने कहा नहीं, पीडीए कुछ नहीं है, पीडीएम करो भाई, पिछड़ा दलित मुस्लिम। तो ये सारा जो रिस्पांस आप ये सब जो नए नए नॉमेनक्लेचर आ रहे हैं, ये केवल जो बीजेपी का वेलफेयर एजेंडा है। जिस तरीके से उसने कास्ट हेटरेट को, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को, एज को ब्लंट किया है, ये उसी का एक डेस्परेट रिस्पांस है जो आप देख रहे हैं यूपी में। कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी को लेकर दैट होल थिंग, जो लाभार्थी वोट है वो बीजेपी को जा रहा था, वो गया भी स्टेट इलेक्शंस में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बाकी राज्यों में भी हमने देखा। लेकिन जब से ये अफवाह कहिए या डिसइंफॉर्मेशन कहिए या फिर सही इन्फॉर्मेशन, जिस तरह भी आप
वोटिंग पैटर्न में हैं, तो जब ये बात चली थी ऑन कास्ट कि रिजर्वेशन हटा देंगे, उससे क्या वो सस्पिशन माइंड में बैठ गया था फर्स्ट 2-3 फेजेस में कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे, इससे क्या कास्ट बेस्ड वोट्स पे फ़र्क पड़ा है? पहले तो मैं आपकी लाभार्थी वाली बात कहूँ, देखिए लाभार्थी बीजेपी की बहुत मदद कर रहा है। और मैं छोटी सी बात, वो स्टोरी हमने की भी थी कि हमसे चित्रकूट में भी, उरई में भी, यानी बुंदेलखंड में, रायबरेली में, वेस्ट में, जहाँ भी मैं गया, लोगों ने हमसे सबसे पहले हमीरपुर में किसी ने कहा कि राठ में कि भैया तखरिया बहुत मदद कर रहा है। मतलब मैंने भी ऐसे ही कहा मतलब, तो उन्होंने कहा तखरिया नहीं जाना, उन्होंने कहा तराजू। तो मैं, आप देखिए ज़रा चीज़ें कैसे नीचे तक जाती हैं। तो मैंने पूछा तराजू, फिर हमने जो अब आपको शॉर्ट में जो वेइंग मशीन है, जिस पर अगर मान लीजिए मेरे घर में 5 यूनिट्स हैं और हमको 25 किलो अनाज मिल रहा है, तो वो जो मशीन आई है वो 24 किलो 800 ग्राम पर पर्ची उससे नहीं निकलेगी, वो 25 किलो पर पर्ची निकलेगी। तो आप सोचिए कि हम एक ऐसी सोसाइटी में हैं जहां कबाड़ी वाला भी अखबार जो है उसमें डंडी मार देता है, और आप कहीं पर भी जाइए आपको दूध भी ठीक से नहीं मिलेगा, वहाँ पर पूरा अनाज मिल रहा है और वो एक एक दाना उसके घर में जा रहा है। वो बहुत मतलब ग्रेटफुल है, बड़ी कृतज्ञता महसूस कर रहा है। ये चीज़ बीजेपी को बहुत प्लस कर रही है, और ये श्रेय मैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को 100% जाना चाहिए कि उन्होंने जो योजनाएं सोची गई उनका क्रियान्वयन नीचे बहुत ठीक से कराया है। पर जैसे हमारी जनरेशन जो है, माफ़ कीजिए मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारी जनरेशन 70s की जनरेशन है जिसने इस ब्लैक मार्केटिंग देखी है। जी, मैं इसीलिए इस बात पर आ रहा हूँ कि लोगों को ये और वो जो लोग ले जा रहे हैं घर, उनमें से भी बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने वो दौर देखा है। उनको ये महसूस हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि वो 25 किलो, अगर 24 किलो 900 ग्राम पर भी पर्ची नहीं निकलेगी, कांटा नहीं हिलेगा। मिट्टी का तेल हो या कुछ भी हो, जो अनाज उस पर रखा जाता है, जो वेइंग मशीन। मिट्टी का तेल तो गायब ही हो गया, मिट्टी का तेल तो अब नहीं है। व्हाट आई मीन इज कि हमारी जनरेशन हैज सीन दैट। जी, हमारे पेरेंट्स जब बात करते थे, हमें याद है वो जमाना। नहीं, आपको याद होगा कि राशन के लिए कार्ड एक आता था, फिर लोग लाइन में लगते थे, चीनी लाते थे। एक ज़माने में ये नोटबुक्स मिलने लगी थी उससे, जी, है ना, क्योंकि राशन से सुपर बाजार वगैरह, सुपर बाजार वाली। तो अब उस दौर में आप ये सोचिए, यह जो डिजिटल किया जा रहा है देश को, ये उसका एक उदाहरण है, और कितनी इफेक्टिवली वो नीचे उतरा है और स्टेट मशीनरी ने किया है। हाँ। तो ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि लोग इसको भूलेंगे, ये बहुत प्लस कर रहा है जी। इसके बाद जो PM आवास है, अब आप देखिए, मुझसे कहा भैया नेट पे चढ़ गया हो, तो यानी वो, उसको और कुछ नहीं मालूम है, वो ये कह रहा है नेट पर हमारा आ गया है, अभी नहीं मिला है, ये लौटेंगे तो हमको फिर देंगे। अच्छा। तो यानी मकान कतार में हम PM आवास। हाँ। तो आप सीतापुर में लगभग 2.5 लाख लोगों को देश में सबसे ज़्यादा मकान मिले PM आवास। 2.5 लाख का मतलब होता है, आप अगर सीधा कैलकुलेशन अरिथमेटिक अगर करें, एक घर में 4 वोटर है तो ये 10 लाख हो। और ये हर जाति में आपने पाया? नहीं, जाति नहीं, जो 2.5 लाख लोग हैं, 244 हैं शायद, उनमें करीब 81,000 मुस्लिम हैं। तो जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, इन सब से ऊपर जा कर के बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को मकान भी मिला है और राशन भी मिला है। तो ऐसा नहीं है कि ये अननोटिस जाएगा। इसके बाद आपका वो सवाल आता है कि जो आपने कहा कि वो संविधान वाली बात है। जी, ये बात लोगों के मन में गई है। बीजेपी जो और विपक्ष ने इसको प्रचारित किया है कि नहीं ये आएंगे तो संविधान बदल दें। मैंने किसी से पूछा फील्ड में, तो हमने कहा भाई संविधान कैसे बदल देंगे, 80 के ऊपर संशोधन तो कांग्रेस ने किए हैं, इतने संशोधन। अब वो संशोधन नहीं जानता। हाँ। वो उसके मन में भैया बदलेंगे, ये वो कह रहा है। डिटेल बाद में है, और उसको डिटेल से मतलब नहीं है। वो तो केवल एक देखिए, चुनाव हमेशा ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से अलग होता है, इमोशंस पे चलता है सारी दुनिया में, और एक नैरेटिव सेट होना होता है। जो अपना नैरेटिव बना ले गया वो कामयाब हो गया। तो ये नैरेटिव एक गया बीजेपी ने, लेकिन इसको बहुत ठीक से काउंटर किया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि नीचे अभी मैं जो देख रहा हूँ,
अब उतनी बात नहीं कह रहे हैं लोग। बट काउंटर करने में 2 राउंड निकल गए, 2 या 3 राउंड शायद निकल 3 गए। राउंड निकल गए। 3 राउंड 3 राउंड निकल चुके थे और अभी भी मतलब 150 सीट निकल चुके हैं तब तक। नहीं मतलब ये Country नहीं कहना wide, चाहिए कि हाँ। हाँ 150 सीटों पर चुनाव हो चुका है। हाँ मतलब 150, हाँ, हाँ, मतलब अगर इम्पैक्ट होना था तो 150 सीट, बट देन उनमें से दक्षिण के काफी सारे सीट थे जहां पर वो इफेक्ट वैसे भी नहीं करता बीजेपी ये के बात लिए। दिसंबर 93 में जब 92 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद यहाँ यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ था, मिड टर्म पोल हुआ था, उस समय मैंने पूरा ईस्टर्न यूपी दौरा किया था। हर जगह यही सुनने को मिलता था कि बीजेपी ने संविधान खत्म कर दिया, संविधान तोड़ दिया, अब हमको नौकरी नहीं मिलेगी। ये उस समय भी था, ये पर उसका असर जरूर पड़ा था। लेकिन उस समय भी बीजेपी की सीटें 176 आई थी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सीटें मिल करके 150 मुश्किल से हो पर रही उस थी। समय जो बसपा और सपा उठी उस दौरान, उसके बाद कांग्रेस का तो सफाया हो गया ना, 30 साल से तो नहीं है कांग्रेस। देखिए, भारत के इतिहास में ये लगातार 10वां लोकसभा चुनाव है जब कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिलेगा। 84 लास्ट टाइम था जब कांग्रेस को बहुमत मिला था। ये बात जो है भुला दी जाती है। और जो लाभार्थी की बात आशुतोष कर रहे थे, यूपी में अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की साइट को देखिए तो 4.5 लाख करोड़ से ऊपर पैसा लाभार्थियों के खाते में गया है। और मैं एक स्पेसिफिक उदाहरण दूंगा कि बेसिक शिक्षा विभाग में बच्चों को स्कूल के बैग, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, पैसा पहले ये खरीद के देते थे, अब सब खत्म हो गया, सीधा बच्चों के खाते में जा रहा है। पर क्या लाभार्थी, जरूरी तो नहीं ना कि लाभार्थी, हाँ मुझे लाभ मिला तो मैं इनको वोट दूंगा। हाँ एक बात जरूर है, जैसे आपने कहा कि मेरा नाम नेट पे है तो अगला मकान मुझे ही मिलेगा, पड़ोसी को मिल गया अब मेरा है, वो हाँ देयर इज अ रीजन टू वेट। लेकिन अगर अनाज तो वैसे ही मिल रहा, अब कोई भी सरकार आएगी नहीं है। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, और कि क्या मुझे राशन मिला है तो मैं वोट दूंगा ही। अब तक देते आए हैं, अब तक दे भी रहे हैं, लेकिन आज शायद मेरी बात थोड़ी अजीब लगे, लाभार्थी स्कीम आरक्षण हो गया है, कोई हटा ना पाएगा। हाँ एग्जैक्टली। और खड़गे ने कहा, हाँ जी, नहीं पहले दे यूज्ड टू क्रिटिसाइज कि क्या अनाज दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब उन्होंने 10 किलो कर दिया। 10 किलो कर दिया। नहीं, और मैं इसमें एक बात जोड़ूं कि अब उन्होंने, बहुत सारे लोग हैं, ये रिजल्ट बताएगा और आगे के चुनाव, वो अब ये मान चुके हैं कि ये हमारा हक है। तो ये एहसान नहीं है, ये कोई फेवर नहीं है, ये जो कहा जा रहा है बार बार, तो अब जब उसको उन्होंने अपना अधिकार मान लिया तो अब हमको मिलना ही है। तो अब हमारे मिलने में जब कम हो तो जब हमको मिलना ही है, ये हमारी ही चीज़ है, तो उसके आधार पर हम कितना लोगों को बदले में वोट का फेवर करें, ये बात भी इस चुनाव में आएगी और आगे भी धीरे धीरे ये लोगों तक जाएगी। तो ये कितना बाद में पे करने वाली है, ये थोड़ा देखने की बात होगी। एक बात जो मीडिया में नहीं आ पा रही है कि अगर सरकार फ्री अगर खाद्यान्न दे रही है तो गवर्नमेंट इज नॉट इनकरिंग एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज टू फीड द पीपल। उसमें आपका मिनिमम 2 लाख करोड़ रुपये खर्च आना ही आना है। आपको याद होगा, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये गेहूं और चावल आप सड़ा रहे हैं अपने गोदामों में, फ्री क्यों नहीं बांट देते। तब केंद्र सरकार ने कहा था हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। आपको याद होगा, ये नोन केस है। पर एक साइकिल है वो। अब जो है, अब जो हुआ है कि सरकार का इस समय एफसीआई के गोदाम में कोई भी गेहूं, चावल या धान 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। पहले ये 6-6 साल पुराना था। अब 6 साल पुराना धान को मिलिंग करा करके वो चावल खाने योग्य नहीं रहता था। और दूसरी बात, वेस्टेज ज़ीरो हो गया। तो गवर्नमेंट बिना 1 पैसा एडिशनल एक्सपेंडिचर किए, वेस्टेज बचा करके वो ये स्कीम फाइनेंस हो रही है। सबसे बड़ी बात जो ये है कि कांग्रेस के नए मैनिफेस्टो में 16 लाख करोड़ रुपए की फ्रीबीज की घोषणा की गई है, लेकिन 16 रुपए एडिशनल कमाई वो कहाँ से करेंगे इसका जिक्र नहीं है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी सफलता ये है कि बिना मार्केट बोरोइंग किए, बिना डेट का बर्डन बढ़ाए, गवर्नमेंट ने सारी वेलफेयर योजनाओं को फाइनेंस किया है। अगर यही फाइनेंसिंग आपने डेट लेकर के, बोरोइंग करके की होती तो आज इन्फ्लेशन आपका 18% पे होता। मनमोहन सिंह की सरकार के समय 14% था। 12-13 में जो बात आज लोग महंगाई की बात करते हैं वो ये भूल जाते हैं, आज इन्फ्लेशन 4 से 5% के बीच में है। और अगर फूड इन्फ्लेशन निकाल दें, इट्स ओनली 3%, और इससे ज़्यादा अगर कम होगा, इट विल बी डिफ्लेशन एंड दैट विल हिट द रूरल इकोनॉमी।
आपने कहा कि ना तो अब फ्रीबीज जो है इट्स हियर टू स्टे, यस एंड द अदर थिंग इज द रियलाइजेशन कि कास्ट इज ऑल्सो नॉट ओवर. लोग कहते थे कि अब हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पर जाति इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट पॉलिटिकल आउटकम्स. मतलब हम जो द पॉलिटिक्स ऑफ 2024 एंड हियर ऑन इज नॉट गोइंग टू गेट इफेक्टेड बाय कास्ट बिकॉज हिंदू वोट कंसोलिडेशन हो चुका है. कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स या कास्ट बेस्ड पार्टीज जो है रेलेवेंस खो रही हैं. दिस इलेक्शन हैज प्रूव दैट यू कांट डिस्प्रूव दैट. नहीं, देखिए ये कास्ट तो यहाँ पर है और बहुत ठीक से है, और वो सारी लोग, सारी पार्टियाँ उसको जानती हैं, और उनके जो टिकट दिए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए वो सोशल इंजीनियरिंग की बात होती जो है सोशल, हाँ, लेकिन आप टिकट बताइए जो भाई आप, अच्छा, और आप वैसे भी देखिए जैसे ही आप ईस्टर्न यूपी की तरफ चलते हैं तो कास्ट बहुत डोमिनेंट हो जाती है. ओम प्रकाश राजभर कहाँ पर हैं, निषाद पार्टी कहाँ पर है, ये आपके सेंट्रल और ईस्ट में ही तो हैं. ये क्या नाम आपके जो पटेलों की, इनकी अनुप्रिया पटेल जी, अपना दल जो है, अनुप्रिया पटेल जी वाला, वो तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी और में माइक्रो कास्ट पे आ जाते हैं. माइक्रो कास्ट पे है. तो देखिए कास्ट हमारे यहाँ है, ये ठीक बात नहीं है, ये मैं कहूँगा. इसलिए नहीं ठीक है क्योंकि देश के बारे में हम जब बात करते हैं तो रीजनल पार्टीज़ जो होती हैं उनके अपने स्वार्थ होते हैं और वो अपने क्षेत्र से ऊपर नहीं जाती. देश का जो हित है वो राष्ट्रीय पार्टियों में ही है. वो राष्ट्रीय पार्टियाँ और एक बहुत मजबूत विपक्ष हो, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आगे ले जाएं. लेकिन ये बात थ्योरी में है, प्रैक्टिकल में भी कुछ हुई है, पर अभी तक मैं ये मानता आया हूँ और मैंने देखा है कि जिस समय लोगों को लोकसभा का वोट देने जा रहे थे पिछले चुनाव तक, इस चुनाव में भी दिख रहा है, तो वो ये फ़र्क जानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी हमारा क्या कर सकती है भला और राष्ट्रीय क्या कर सकती है. तो वोट देते समय वो इसका ध्यान रखते हैं. इतना जागरूक है वोटर. बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं. देखिए वोटर बहुत जागरूक है. अगर वोटर जागरूक ना होता और वो कलेक्टिव विजडम है, मैं जिसको बहुत सलाम करता हूँ कि उसी ने ये तय किया, वोटर ने, किसी ने तय नहीं किया 2002 से कि हम जिसको देंगे पूरी सरकार देंगे, हम लंगड़ी सरकार नहीं देंगे. और क्योंकि यूपी में दशकों तक देयर हैज बीन इंस्टेबिलिटी. हंग असेंबली रही है. कोई एक साल के लिए आया, कोई, और आई डोंट नो कब था. आई थिंक एक अखिलेश यादव की पार्टी थी 96 में हंग असेंबली थी. 4 दशकों के बाद में हंग असेंबली थी. उसके बाद से 7, 12 जितने चुनाव हुए हैं, उससे पहले भी कितने सारे प्रेसिडेंट्स रूल हो गए थे. 1 साल, 1.5 साल. मैंने पूरी लिस्ट निकाली थी जो 1 year 2 years प्रेसिडेंट्स रूल आ गया. फिर तो इंस्टेबिलिटी जो है वो उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में जैसे एंडेमिक है कि जानते हैं, लेकिन कुछ बदल गया. कुछ 15 साल से कुछ बदल गया. 15 साल से. और मैं तो ये कहूँगा बल्कि जो उन्होंने 7 के बाद से देना शुरू किया तो बिल्कुल बदला है. वो लोकसभा में भी यही कर रहे हैं. और आप इसको पिछला 2022 का चुनाव देखिए. बहुत बार लोगों ने मुझसे कहा, जैसे मैं कि भाई वहाँ तो ये चल रहा है. मैंने कहा भाई हमको तो यहाँ उज्ज्वला दिख रही है. बोले कि नहीं ऐसा नहीं. मैंने कहा नहीं, हमको नहीं दिख रहा है. और ये जो गठबंधन है, 22 का चुनाव था, मैंने कहा यहाँ फील्ड पर कुछ और दिख रहा है. तो लोग तब मानने को तैयार नहीं थे. लेकिन अगर 2022 में ये गवर्नमेंट लौट करके आई है तो इसका मतलब है कि पब्लिक ने ये समझा कि उसके लिए काम किया गया और वो चाहती है कि आप और काम करो, इसलिए उसने भेजा है. यही बात मैं दो चेंज आएंगे. यहीं पर मैं एक बात और कह लूँ. जो सांसदों की बात मैंने कही, देखिए वो समय आ रहा है, आ गया है 2024 में. काम अब करना पड़ेगा. आप किसी और के आसरे चलकर, आप किसी और की बात अपने घर में करके, आप बैठ करके आप काम नहीं चला पाएंगे. वो एक पार्षद हो या वो एक सांसद हो, आपको लोगों के पास जाना होगा, काम करना होगा. बहुत क्लियर मैसेज हमको इससे ये लेना चाहिए. मैंने फील्ड पर देखा है, लोग सांसदों का नाम सुनना नहीं चाह रहे हैं. वो केवल अगर जो बीजेपी को वोट जा रहा है, सिर्फ मोदी योगी, सिर्फ मोदी योगी और इनकी लाभार्थी स्कीम और हाँ, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर, मतलब उसके बारे में जो आप कह रहे थे, जो भी बात आई, आप समझिए मुझे खतौली में, बहराइच में, बुंदेलखंड में, जहाँ गैंग वॉर्स थी, जहाँ अरे उन्होंने कहा कि साहब, बहराइच में कहा, कहने लगे साहब बेटी हमारी शाम को, मैंने पूछा कि कॉलेज वॉलेज स्कूल बच्चों का, कहा बिटिया पढ़ के आती है,
7 साढ़े 7 बजे लौटती है, कोचिंग है बहराइच में, इंजीनियरिंग की कर रही है। तो हमने कहा कोई शाम को, अरे बोले भाई आप बाबा हैं, अब काहे का डर है। तो उसकी बेटी रात को 8 बजे अकेले अपने घर आ रही है। माँ बाप के लिए इससे अधिक संतोष की बात और कुछ है ही नहीं। और फिर आप पूछिएगा, और एक बात, हम सबकी बात कास्ट की कर रहे हैं, जो साइलेंट वोटर बीजेपी की है वो महिलाएं हैं, और वो बहुत बड़ी संख्या में, मतलब हर एक महिला के लिए सबसे संतोष की बात केवल ये होती है कि उसका पति और उसका बच्चा घर को सुरक्षित लौटा है। ये बात, क्योंकि दूसरे या तीसरे राउंड के बाद ये सारा मंगलसूत्र, मटन, मच्छी ये सब चल रहा था, और तीसरे राउंड से हमने देखा कि धीरे धीरे लोग मानने लगे कि ये महिला वोट जो है ये वो एम है जो साइलेंट वोट है। और ये महिला जो हैं वो, अच्छा दूसरा जैसे आपने कहा कि बच्ची जो है वो वापस आ जाती है, 7 बजे वापस आती है, ये मैंने पिछले यूपी चुनाव में भी देखा था, है ना? कि ये कह रहे थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और ये आप देखेंगे कि जो ओबीसी और बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटीज़ वो समझ गए हैं कि एजुकेशन इज़ अ टिकट टू गेट आउट ऑफ दैट साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जो उन्होंने अपने बाप दादाओं को भी देखा है कि आगे ऊपर नहीं उठ सकते। अब कि बच्चियों को पढ़ाओ, क्योंकि विमेंस रिजर्वेशन है जॉब्स में, तो वो जा सकती हैं एंड दे कैन गेट आउट ऑफ इट, एंड देयर इज़ अ एस्पिरेशनल क्लास जो जानती है कि वो कास्ट के चुंगल से बाहर निकल सकती है। तो महिला वोटर्स के बारे में आप कुछ बताएं, जैसे सर ने बताया। आपने जो एस्पिरेशन की बात की, ये बात भी अब तक के डिस्कोर्स से मिसिंग है। और ये बात जो आशुतोष ने कहा कि ये जो लाभार्थी योजना है जी, ये भी एक तरह का आरक्षण बन जाएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं एस्पिरेशन को बढ़ा रही है। हाँ। और ये खाली मामला फिर ये आवास और एलपीजी और बिजली और गेहूं पे नहीं रुकेगा। हाँ, दे विल आस्क फॉर मोर। मतलब वीव टेकन फॉर ग्रांटेड की और ये इसलिए, स्वच्छता तो और ये होगा मैंने ही, कहा, गेहूं तो आएगा ये ही। वो इसलिए अधिकार बढ़ेगा, मान लिया है उसको। ये इसलिए आगे बढ़ेगा जो केंद्र सरकार ने जस्टिस रोहिणी कमीशन बिठा रखा है, बैकवर्ड कास्ट का कोटा विद इन कोटा रिक्लासिफिकेशन की 3 कैटेगरी बनेंगी। जो डोमिनेंट कास्ट का इतना होगा और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड होंगे उतना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको फाइनल नहीं किया है, ये कमेटी यूपी में बन चुकी है, लेकिन ये जब आएगा, और ऐसा बिहार में लागू है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में भी लागू है, कोटा विद इन कोटा, यूपी में अभी तक नहीं हो पाया है ये। हाँ। और उसका विरोध समाजवादी पार्टी की ओर से हो रहा है। तो एस्पिरेशन को फुलफिल करने का ये भी तरीका होगा कि हम आपका कोटा स्पेसिफिक कर दे रहे हैं। और आपने देखा ही है इस चुनाव में किस तरीके से आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा बना है। जी, तो चुनाव के बाद केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर इसके ऊपर निश्चित रूप से बड़ा फैसला होगा, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है अब ये। और ये कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में ये मुद्दा ऑलरेडी है। और जिस तरीके और इस मामले को कम्युनल पोलराइजेशन के रूप में देखना तो चुनाव तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये तरीका मेरे ख्याल से बहुत रेलेवेंट नहीं होगा। आरक्षण का मुद्दा भी अब जुड़ गया है एम्पावरमेंट से, और ये बात लोगों को समझ में आ गई है कि किसी भी राज्य में राज्य की सरकारी नौकरियों की संख्या उस राज्य की आबादी के 2% से कम है। तो आरक्षण कैन नॉट बी द पैनेशिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये बात तो लोगों को समझ में आ गई है। तो आरक्षण ये है कि एक तरीके की आपकी आइडेंटिटी का एक मान्यता मिल गई आपको। समझ में नहीं आई है। हाँ, वो है, मांग जरूर है, आई थिंक। नहीं, नौकरी नहीं, रोजगार की बात करिए। रोजगार, नौकरी नहीं मिल सकती। अब ये जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 30 लाख नौकरियों की बात कही जा रही है, अब इस तरीके से न्यू पेंशन स्कीम का विरोध किया जा रहा है। न्यू पेंशन स्कीम का आइडिया 91 में आया था, मनमोहन सिंह के समय PFRDA एक्ट पास हुआ है 2013 में, और तब मनमोहन सिंह ने सारे मुख्यमंत्रियों से कहा था भाई अपने यहाँ लागू कीजिए। केवल वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा ने लागू नहीं किया था। आज कांग्रेस का स्टैंड क्या है? वो न्यू पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं। GST बिल पहली बार पार्लियामेंट में 2005 में आया था, P चिदम्बरम थे फाइनेंस मिनिस्टर, और बिल पास हुआ है 2017 में। ये अटल जी के समय बिल ड्राफ्ट हो गया था 2003 में। तो ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के आधार पर, तात्कालिक लाभ हानि के आधार पर जो पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड बदलते हैं। अग्निवीर का मामला भी बहुत पुराना है। आर्मी के बजट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2/3 केवल पेंशन सैलरी में जा रहा था। ये बात भी पिछले 20 साल से ज़्यादा जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप प्रपोजल ये बात चल रही है कैसे किया जाए। तो यूपी में चीज़ें बहुत तेज़ी बदली हैं, और मुझे लगता नहीं है कि ये दो अब और बीजेपी ने जो सबसे बड़ा काम किया है, वेलफेयर योजनाओं के माध्यम से जो गवर्नमेंट ने टच पॉइंट बढ़ाए हैं हाँ। रूरल पॉपुलेशन के साथ, नो पार्टी कैन मैच दैट।
What is that touch? हम आपके पास आ रहे हैं आपको एलपीजी देने, हाँ। हम आपके पास आ रहे हैं आपको आवास देने, हम आपके पास आ रहे हैं आपको बिजली कनेक्शन देने, और सारा डिजिटाइज जैसे हम आपके आपने पास कहा। आ रहे हैं आपको पानी का कनेक्शन देने। अभी आशुतोष ने एक बात छूट गई है, ये गए हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में जहाँ पानी के लिए लोग प्यासे वास्ते परेशान जी। रहते थे, वहाँ गाँव में पानी पहुँचना शुरू हो गया है, खासकर महोबा में। हर घर नल जो हाँ, है ये बहुत बड़ा फर्क वो पड़ा नहीं, इसका। अभी वो फर्क डाल रही हाँ, है। फर्क डाल रही है। हाँ, फर्क डाल रही और है। लोग ये समझते नहीं है, जैसे हम में से ज़्यादातर लोग जो टीवी पे आते हैं वो शहरी हैं, लेकिन गांव में जब पानी आ जाता है तो गांव का नक्शा ही बदल जाता है। पानी इट्स एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव, क्योंकि बहनें जो हैं, माताएं जो दूर दूर तक जाते हैं पानी लाने के लिए, बिकॉज इट्स अ वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पानी लाना। और एक बार गांव में पानी आ जाए तो हर चीज़ बदल जाती है। बुंदेलखंड में बहुत गंभीर समस्या है ये, आज की नहीं, बहुत समय से और समस्या एक बात यहीं पर मैं जोड़ूंगा आपको कि देखिए, यूपी में बहुत बात होती थी पूर्वांचल की, लेकिन यूपी में वास्तव में अगर जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया वो बुंदेलखंड था, जो बहुत गरीब था। बुंदेलखंड बदल रहा है। और आप जब अगले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, मैं 29 की बात करूं, जब आप निकलेंगी, आप बुंदेलखंड जाइएगा, आपको, अगर अभी आप गई होंगी और आप तब जाएंगी, आपको बुंदेलखंड बहुत बदला दिखेगा जी। और ये जो आप कहीं से कहीं को जाइए, आपको 4 लेन मिल रही है, डिवाइडर वाली सड़कें मिल रही हैं। आप, जो मैंने अभी कहा कि लोग मानते हैं कि बच्चा हमारा घर आ गया, उसमें सड़क एक बहुत बड़ा कारण है। कानून व्यवस्था है, लेकिन कोई एक्सीडेंट्स उतने नहीं हैं, सड़कें अच्छी बनी हैं, लोग कहीं से कहीं जा रहे हैं, उनका समय बच रहा है। ये जो काम हुआ है, और बुंदेलखंड में वो जो कनेक्टिविटी आई है, जो जैसे उन्होंने कनेक्ट किया है रोड्स को, और ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है, अब आप ये समझिए कि जैसे आने वाले समय में आप देखिएगा, उरई को आप बहुत ध्यान से देखिए, अभी जालौन को 5 साल 10 साल बाद वो हब होने वाला है बुंदेलखंड का, आपसे मैं भी कह रहा हूँ। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारे अभी वो उतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि टोल वोल लगता है तो लोग उतना नहीं चल रहे हैं, और चित्रकूट जाने में लोगों को अभी उतनी ज़रूरत नहीं लग रही है तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो चालू हो गया है। उसके किनारे ज़मीनें महंगी हो गई हैं, इंडस्ट्रीज़ कुछ आ रही हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा, डिफेंस कॉरिडोर तो वहीं से शुरू हो रहा है। फिर रोजगार, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट। ये जैसे उरई में बता रहे हैं कि कुछ कारखाने वहाँ लगने वाले हैं। अब हमसे वहाँ पर जो वहाँ कुछ अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि 1 लाख लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, 50,000 को डायरेक्ट मिलेगा, और 50,000 जो होंगे वो जो एंसिलरीज आती हैं, बाकी सब वो ऐसे मान। तो आप 1 लाख लोगों का मतलब आप समझिए कि कितनी बड़ी संख्या होगी, कितनी फैमिलीज़ होंगी। तो यूपी में बहुत ढंग से काम हो रहा है। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूँगी कि जब रीजनल पार्टीज़ यहाँ पे आई थी, अब द रीज़न आई एम आस्किंग इज़ क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि कैसे अखिलेश जी राहुल गांधी के साथ बैठे रहते हैं ना, या फिर वो अब आम आदमी पार्टी के साथ हैं। उनका फैसिनेशन क्या है गांधी परिवार के प्रति? मतलब बिकॉज द कांग्रेसेस शेयर केम डाउन इन द स्टेट, उसी की वजह से बसपा और सपा ऊपर उठी थी, रीजनल पार्टीज उठी थी। जिस तरह कांग्रेस का जब वर्चस्व दक्षिण में, तमिलनाडु में ख़त्म हुआ था, तब द्रविड़ पार्टीज ऊपर उठी थी, राइट, इन द 60s। आई अंडरस्टैंड कि हाँ, कोलिशन पॉलिटिक्स में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन स्टालिन जो है, ही इज़ वेरी केयरफुल। ही नोज़ कि हाँ, मैं आपके साथ गठबंधन कर रहा हूँ, बट आई एम द स्ट्रॉन्ग पार्टी। लेकिन अखिलेश के साथ वो नहीं है। ही इज़ स्टिल इन ऑ ऑफ द गांधी परिवार, ही स्टिल इन ऑ ऑफ द सेंट्रल पार्टीज। ऐसे क्यों होता है? देखिए, अखिलेश के परसेप्शन में चेंज आना शुरू हुआ है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के बाद। जिस तरीके से कर्नाटक में मुस्लिम वोटर्स ने जेडीएस को डिजर्ट किया एंड दे वेंट एंड ब्लॉक विद द कांग्रेस, और जेडीएस का एक भी मुस्लिम विधायक नहीं इलेक्ट हो पाया है, कैंडिडेट 22 या 23 कैंडिडेट थे उनके जेडीएस के कर्नाटक में, दे ऑल लॉस्ट। और उसके बाद जिस तरीके से मुस्लिम वेंट विद द कांग्रेस इन तेलंगाना, तो उसके बाद से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड सबसे कहा है कि वी वर अंडर प्रेशर टू गो विद द कांग्रेस, क्योंकि अगर हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे तो इससे अच्छा संदेश मुसलमानों में नहीं जाएगा। तो एक तो ये एक तात्कालिक उनका एक पॉलिटिकल कंपल्शन है।
जहाँ तक इसकी हिस्ट्री की बात है तो ये बहुत ब्रीफ में बता दूँ आपको। 1967 में चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से बाहर निकले थे। भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल, फिर लोक दल, और फिर 1985 की विधानसभा में उसका नाम था दमकिपा, दलित मजदूर किसान पार्टी। तब यूपी के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो उनका बयान था दमकिपा का तो दमे निकल गया। उसकी 2 ही सीट आई थी पार्लियामेंट में, हालांकि खुद ठाकुर थे जी। तो और उसके बाद 88 में आते आते इट बिकेम जनता दल। और तो जब तक जनता दल था तो ये बड़ा इंक्लूसिव था। इसमें बैकवर्ड भी थे, मुस्लिम भी थे, दलित भी थे, अपर कास्ट भी थे। 90 में मंडल लागू होने के बाद दैट जनता दल, जो चौधरी चरण सिंह का एक किसानों के इंटरेस्ट को सर्व करने वाली पार्टी थी, वो सडनली जो है वो एक जाति विशेष की पार्टी में तब्दील हो गई। और अक्टूबर 92 में समाजवादी पार्टी बनने के बाद वो यादव सेंट्रिक पार्टी बन के रह गई है। ये फ़र्क आया है। और उसके कारण जितने नेता थे समाजवादी मूवमेंट के या चौधरी चरण सिंह के साथ के ज़माने के, वो सब जो है इधर उधर भटकने लगे। कोई बीजेपी में गया, कोई कांग्रेस में गया, जिसको जगह मिल गई वो बसपा में गया। तो चौधरी चरण सिंह ने जो पॉलिटिकल स्पेस यूपी में क्रिएट की थी, ये डिबेटेबल इशू है। समाजवादी पार्टी ने क्या उस स्पेस को एक्सपैंड किया है या श्रिंक किया है? जिस तरीके से बीजेपी का एक्सपेंशन हुआ है, इट कैन बी इजली मेड आउट कि क्या हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के पास अब जो स्पेस है, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की उस लेगेसी को कैसे संभालेंगे, कैसे संभाल रहे हैं, ये आपके प्रश्न में अभी तक आपने स्वयं कह दिया है कि ही इज इन ऑ ऑफ द कांग्रेस। तो वो तो और फिर मुलायम सिंह जी के देहांत के बाद वो कोई भी इलेक्शन खुद जीत नहीं पाए हैं। सो आई थिंक दैट आल्सो इम्पैक्ट्स ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल। इसको लेकिन ऐसे भी देखना चाहिए, थोड़ा सा उलट के, कांग्रेस का फैसिनेशन क्या है। एक पत्थर की दूरी पे यहाँ से कांग्रेस दफ्तर है जहाँ हम बैठे सामने दिख रहा है। और इसने इतने अच्छे दिन देखे हैं। 17 सीटें उसको चाहिए उत्तर प्रदेश में, कहाँ पहुँच गई है। और 17 में उनको उम्मीदवार नहीं मिले 17 सीटों नहीं, के लिए और नहीं, इसके बाद आप देखिए, ये 17 सीट एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि 17 सीट का क्या तात्पर्य था। लाइक इट्स बिकॉज ऑफ कोalition, हाँ बिल्कुल, कोटा, नंबर ऑफ सीट्स गिवन, नंबर ऑफ सीट्स के है। उन्होंने समाजवादी और उन्हें उम्मीदवार नहीं मिला। 2017 में 115 सीटें कांग्रेस को मिली थी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, तो लगभग 17 पार्लियामेंट सीटें उतनी ही हो जाती हैं। हाँ। अभी इसको आप थोड़ा, आज 17 हैं, ये ठीक है। अब आप इसके आगे आइए, 29 में कांग्रेस 17 से आगे जाना चाहेगी क्या? अगर जाना चाहेगी तो अखिलेश देंगे क्यों 17 से ज़्यादा? तो गठबंधन इसीलिए सक्सेसफुल नहीं होते कि उसमें फिर हमारी जो इच्छाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, वो बढ़ जाती हैं। अभी हमको मजबूरी है हमारी। डिड दे इवन डिजर्व 17? एक ही तो जीते थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन पर हम यहाँ बात दमकिपा की या किसी और पार्टी की नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस की कर रहे हैं। और कांग्रेस इस यहाँ पर ऐसी, और यही बीजेपी समझती है इस बात को। इसीलिए कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई वो दिन भर कांग्रेस पे ही बीजेपी वाले लगे रहते हैं। बीजेपी को मालूम है कि उसको रिप्लेस केवल कांग्रेस कर सकती है। जितना कांग्रेस ऊपर उठेगी उतना वो पीछे जाएंगे, तो वो कांग्रेस पे लगे रहते हैं। बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको मालूम है कि इनको हम ठीक कर लेंगे। तो कांग्रेस को अपने बारे में सोचना है कि उन्होंने 17 पर समझौता क्यों किया। क्योंकि कल मैं जब अमेठी गई और मैं शर्मा जी के भाषण सुन रही थी, वो बात कर रहे थे कि राजीव गांधी आते थे, उनके साथ दालमिया ये सब आते थे, यहाँ पे उन्होंने पूंजी निवेश किया। ये मतलब वो किस दशक की बात कर रहे थे? नोस्टैल्जिया। और यहाँ पे आते थे, सोनिया जी आती थी, ये सब बातें जो करते हैं, डज इट वर्क विद जो सेलफोन वाला ऑडियंस है? इसमें वो ये भूल जाते हैं कि राजीव जी जब गए, मतलब नहीं रहे दुर्भाग्य से, उसके बाद कितनी पीढ़ियां आ गई हैं। और वो जो बच्चे आए हैं, जो नौजवान हो गए हैं, जो अब खुद फादर हो गए हैं, वो इससे कितना प्रभावित होंगे? नहीं होंगे। पर यहाँ हमको देखिए, इलेक्शन बहुत अलग तरीके से चलता है। इस बात को सोचिएगा कि कांग्रेस का सबसे तगड़ा नेटवर्क और ताकत अगर कहीं है तो वो अमेठी और रायबरेली में है। और हम जब किशोरी लाल शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो पिछले 40 साल से
लोगों के घरों का जो संबंध और रिश्ता है, छठी का, पसनी का, 13वीं का, बरसी का, ये के.एल. शर्मा जी ने निभाया है। तो वो जो एक पर्सनल कनेक्ट होता है वहाँ पर तो वो हैं। अब वो राजीव जी की बात इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास करने को, लोगों के इमोशंस पर खेलने के अलावा दूसरी चीज़ें अब नहीं रह गई हैं। अमेठी में तो बिल्कुल नहीं है, रायबरेली में थोड़ा सा, चूँकि अभी वो सोनिया जी सिटिंग एमपी हैं तो वो एक बना हुआ है। और जो आप कह रहे हैं सिर्फ शर्मा जी नहीं, ये राहुल गांधी ने भी कहा है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले वो अपनी माँ के साथ बैठे हुए थे और वो फोटोज़ दिखा रहे हैं कि जब पिताजी वहाँ गए तो वो लोगों से मिलते थे, वहाँ की अरहर की दाल अच्छी है, क्योंकि और कुछ कहने को नहीं है अभी। नहीं है। और चुनाव देखिए, हमेशा किसी ज़माने में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था, उसके बाद गाय बछड़ा भी था कभी। फिर गाय बछड़ा आया, फिर गाय बछड़ा आया, क्यों, माँ बेटा। तो चुनाव ऐसे ही है। अब हम लोग इसी आधार प्रभावित होकर के फिर जब जाते हैं तो बाकी चीज़ें किनारे करके फिर हम वोट किसी और चीज़ पर देते हैं। हाँ, वोट किस पर जाता है? वोट क्या? हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। कितना सेंटिमेंटल रीजन, हाँ, या फिर लाभार्थी, जैसे हमने कहा। कांग्रेस यूपी की डिफॉल्ट सेटिंग से बाहर हो चुकी है। अच्छा, अब कैसे आप लौटेंगे? और जिस तरीके से, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर की कैंपेन को पिछले देखा हो 10 साल में, जो मुझे समझ में आया, ही हैज सिंगल हैंडेडली फोकस्ड ऑन वन एजेंडा, दैट इज डीकोलोनाइजेशन। 15 अगस्त 2023 के भाषण में 15 लाल किले पे प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कही थे, पंच प्रण, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति। और दिल्ली में मुगलों और अंग्रेज़ों के बाद अगर किसी शासक ने सर्वाधिक निर्माण किया है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। वो चाहे भारत मंडपम हो, नया संसद भवन हो, या सेंट्रल विस्टा हो, या आर्मी का मेमोरियल हो, या जो द्वारका में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना है, और जो और काम चल रहे हैं। और दूसरा, जनवरी 22 अयोध्या। क्या उसका अयोध्या का कोई असर पड़ेगा वोटिंग पर? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये आस्था का मसला है, लेकिन वोटिंग का मसला नहीं है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि हम लोग जो है ना, आप किसी उससे बात करिए, सोशोलॉजिस्ट से, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जब तक कोई समस्या रहती है हम उसके साथ होते हैं और जैसे ही वो पूरी हो जाती है तो हम कहते हैं भाई अब ये काम हो गया। तो फिर हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, या हमको लगता है कि भाई हम साथ में खड़े थे, अब उनको लग रहा है लोगों को कि मंदिर बन गया। तो देखिए, ये तो तय है, दिल मांगे मोर वाली बात दिल है। मांगे मोर वाली है। अब जनवरी में ये बीजेपी को अभी सोच रहे हैं इस बात को। उसमें से कुछ लोग मिलते हैं कि थोड़ा पहले हो गई प्राण प्रतिष्ठा, कुछ और बाद में होती। ये तय है, 2 बातें बिल्कुल तय हैं। भले ही मंदिर का दिख नहीं रहा है, लोगों के मन में कहीं मंदिर है। खास करके फीमेल्स और जो मिडिल क्लास है वो तो बिल्कुल ये मान रहा है और उनके मन में ये है। और लेकिन जनवरी में जो माहौल था, दूसरी बात ये है, वो अब कतई नहीं है। तो किसी जाति विशेष पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया मंदिर? नहीं, जाति विशेष जैसी बात नहीं है, जाति वाली बात मंदिर की नहीं है। ये एक बात जो इसी से आपने चूँकि पूछा तो मुझे ध्यान आ रही है, कह दूँ कि ये चला है बहुत दिनों से कि ठाकुर नाराज़ हैं और ब्राह्मण नाराज़ हैं अलग अलग कारणों से। अब जो लोग भी हिंदुस्तान के इतिहास और वशिष्ठ और विश्वामित्र के ज़माने को देखते हैं, वो जानते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय एक साथ नाराज़ नहीं रहेंगे, एक रहेगा। लेकिन स्वर्ण जाति सवर्ण जो है नहीं, वो अलग अलग कारणों से। पर न ब्राह्मणों ने, आप ये समझ लीजिए कि हम पॉकेट्स की बात छोड़ दें, बहुत मजबूती से साथ दिया है बीजेपी का इस चुनाव में अब तक। तो ये वो तो उनका कोर वोटर बेस है। नहीं, नाराजगी वाली बात नहीं है। 2 डोमिनेंट कास्ट एक पार्टी में चैन से नहीं रह सकते। समाजशास्त्र का सीधा प्रिंसिपल है, अगर अपर कास्ट की 2 डोमिनेंट कास्ट ब्राह्मण ठाकुर हैं, ये एक दल में रहेंगे तो टकराव होगा। बैकवर्ड में यादव कुर्मी हैं, ये कभी चैन से नहीं रहेंगे, टकराव होगा। दलित में जाटा व पासी हैं, ये 2 डोमिनेंट कास्ट दलित की हैं, इनमें टकराव होगा। ये यूपी के बारे में कह रहा हूँ मैं। इसलिए वो जो जब बहन जी और वो एक साथ हुए थे, बुआ और बहन भतीजा, वो ज़्यादा चला नहीं। वो
इनके एक साथ। इंटरेस्ट इतने वाइड हैं हाँ। कि एक पॉलिटिकल पार्टी में इनके इंटरेस्ट पूरे सर्व नहीं हो सकते। और देखिए, मैंने जो कहा ना, इसी तरीके से जो बात आई है ना कि ठाकुरों की नाराज़गी, क्षत्रियों है थोड़ी बहुत, लेकिन क्या वो इतना असर डाल रही है इलेक्शन पे? नहीं है। अच्छा, बसपा पे आ जाते हैं। उनका घर भी यहीं पे है, मायावती जी का कई घर घर है पास उनके। में है। हाँ बिल्कुल। एक नहीं। हाँ, तो इसी होटल से साथ में है, बराबर। बिल्कुल बगल में। वो व्हाट हैपन टू हर, वो क्यों इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गई इस राज्य में? अब वो हो गई या हालात ने कर दिया, पर देखिए मायावती, मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत, जो उनका पूरा अपना है, वो एक बेहतर पॉलिटिशियन हैं, वो चीज़ों को समझती हैं, ऐसा नहीं है। अब अलग अलग कारण हैं उसके, लेकिन उनका विधानसभा हो या लोकसभा, मायावती जी का जो बेस वोट है, वो 11 to 12% वोट वो जो उनका है वो हिलता वो नहीं तैयारी है। कर रही हैं 2027 की। हाँ, और इस वो समय जो इलेक्शन वो लड़ बिल्कुल, रही हैं, वो अगले विधानसभा की तैयारी ही कर रही हैं वो कुछ। पर जैसे जब ये बात उठी थी ना कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे, तो उस वक्त क्या उन्होंने कहा नई है। ऊर्जा नहीं मिली थी बिल्कुल बीएसपी को? मिली है। मिली है। और उन्होंने ये बात कही भी है। उनकी एक बात जो नीचे तक गई है, और वो ये गई है कि ये तुम्हारे टैक्स का पैसा ले करके तुमको अनाज दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, जो मैंने पहले कहा। ये वो समझा रही हैं और लोग समझ रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मायावती जी, जो कांशीराम जी ने बुनियाद डाली थी, जो मायावती ने उसको आगे बढ़ाया, उनका अपना बेस वोट है, और वो बहुत समझदारी से उसको अपना होल्ड किए रहती हैं। कोई सीट अलग हो सकती है, सब करते हैं कि भाई हम कुछ आपके लिए छोड़ते हैं, ये तो चुनाव में पर चलता क्या है। कॉन्फिडेंस है ना, वो मैनिफेस्टो निकालती हैं, ना वो मीडिया से बात करती हैं, ना वो आप उनके रैली पब्लिक मीटिंग्स इतनी होती नहीं है, ना वो नुक्कड़ में जाती हैं, ना वो लोगों के घरों में जाती हैं। आप नहीं देखेंगे कि वो कुछ भी मीडिया के लिए कर रही हों, जो ऑप्टिक्स होते हैं ना कि किसी दलित के घर में जाके रोटी खा रही हैं, ऐसे कुछ नहीं। पॉलिटिकली नहीं, देखिए, वो उसको आप ऐसे उनका कह अलग लीजिए। ही स्टाइल है। नहीं, उसको बहुत डीप देखना चाहिए। हाँ, बताइए। और वो रैलियों से ऊपर है वो, ये बात। मायावती जो दलित अस्मिता है, वंचित अस्मिता है, जो दलित प्राइड है, उसका प्रतीक है। यस, यही मैं कहने वाला था। और हमको इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि उनसे लोग अपने को बहुत जोड़ के देखते हैं। वो उनके एक एक बात को, मैं जैसे एक्स पर या ट्विटर पर उसको बहुत पढ़ता हूँ, तो जो उनकी पार्ट जब वो कुछ कहती हैं, तो जी आप कमेंट्स में जाइए, तो जैसे, हालांकि वो इस बात को नहीं मानते, पर जैसे लोग देवी देवताओं के बारे में, ऐसे वो उनके कमेंट्स को लेते हैं। बिल्कुल। और वैसे तो ये जो बहुत वंचित हमारा समाज रहा है, जो वंचित वर्ग रहा है, वो उसकी अस्मिता का प्रतीक हैं, और उनको वैसे ही देखा जाता है, उनकी हर बात को वैसे ही लोग समझते हैं वो। और ये बात किसी भी चुनाव से ऊपर है। जो मैं बहुजन पहली समाज बार पार्टी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का प्रतीक है अबाउट द दलित समाज। जब वो मैंने सत्ता में कवर रहे किया चाहे ना था बीएसपी की रैली को, जब हम दो रैलियां हो रही थी साथ में, सपा की भी रैली हो रही थी, बसपा की भी रैली पास पास में हो रही थी। मैं 15-20 साल की पहले की बात बता रही हूँ। जब मैं जा रही थी गाड़ी में, तो मेरे साथ जो फिक्सर थे, उन्होंने कहा, फिक्सर यानी कि जूनियर रिपोर्टर, उसने कहा कि ये बसपा के का भीड़ जा रहा है यहाँ से। तो मैंने कहा, आपको कैसे पता कि ये बसपा के है? क्योंकि देवर जस्ट अबाउट 30-40 पीपल। तो मैंने कहा, ये सपा के भी तो हो सकते हैं। ही सेज नहीं, इसमें महिलाएं भी तो हैं, तो ये सपा की नहीं है। तो ऐसे कि सपा में महिलाएं नहीं जाती। ही सेज देखिए ना, चप्पल भी नहीं पहने हुए हैं। मुझे वो इतना लगा उस वक्त कि मैं शहरी रिपोर्टर, मुझे ये तक नहीं पता कि जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि कपड़ों से जानते हैं, यू टेक इंसल्ट, कि कपड़ों से ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर ये सच्चाई है कि उन्होंने चप्पल तक पहने नहीं थे। इसलिए मेरे रिपोर्टर को पता लगा कि ये बसपा के रैली में जा रहे हैं, क्योंकि दे वर नॉट वेयरिंग चप्पल। वो बहन जी को, दैट वाज द शॉकिंग थिंग फॉर मी। बहन जी को सुनने, हाँ, बहन जी को देखने, बहन जी को महसूस करने, वो बिल्कुल एक अलग भाव है उसको, और उसको बहुत सम्मान से देखा जाना चाहिए। अब बहन जी की चुनौती है कि विनिंग कॉम्बिनेशन कैसे बहाल किया जाए। हाँ। मैं आपको एक और 2027 छोटा सा के इसी में पहले। जोड़ रहा हूँ। हम लखनऊ शहर में बिल्कुल बगल वाली सीट है मोहनलालगंज, और वहाँ आर के चौधरी लड़ रहे हैं, जो बीएसपी के रह क्या चुके हैं, फाउंडर रहे, बल्कि उनके फाउंडर, हाँ, फाउंडर्स में रहे हैं बीएसपी के। तो
मैं मानता हूं कि लखनऊ में इतने जनाधार वाला एक नेता कोई जल्दी आपको नहीं मिलेगा। वो क्योंकि वो बैठते थे लोगों के बीच, सुनते थे, दारुशफ़ा में उनका ऑफिस था, तो मास से जो कनेक्ट है उनका, या बीएसपी के जो एक्चुअल, अब जैसे बीजेपी में बहुत सारे लोग अब आयातित हैं, तो बीएसपी में भी बाहर से लोग गए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कैडर है उनका, जो मूल में लोग हैं, वो तो उनको वैसे ही देखना चाहिए, और वो अभी उन्होंने अपने को संभाल के जोड़ के रखा हुआ है। जी, हम योगी जी की बात कर रहे थे और आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर ये सब। अब ये जो केजरीवाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि योगी को हटा देंगे, शिंदे को भी हटा देंगे, और ये बात उद्धव ने भी कही फिर महाराष्ट्र में कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको डिस्टेबलाइज किया जाएगा, किसी को स्ट्रांग नहीं रखा जाएगा। क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? यानी कि क्या जो योगी जी के जो कोर वोटर बेस है, जो योगी की वजह से वोट करते हैं, कुछ ज़्यादातर लोग मोदी की वजह से करते हैं, लेकिन योगी ने डिलीवर किया है, तो क्या वो वोटर बेस सोचेगा कि अगर मैं इनको वोट दूं बीजेपी को तो ये योगी को हटा देंगे? तो क्या वो नेगेटिविटी है? देखिए, बीजेपी से ठाकुर नाराज है, इसी नैरेटिव को मजबूत करने के लिए ही अरविंद केजरीवाल या अन्य नेता लोग कह रहे हैं कि योगी को हटा दिया जाएगा, और कोई बात वजह नहीं है। और योगी मोदी और योगी अमित शाह के बीच में खींचातानी है, टेंशन है, ये नैरेटिव हमेशा लेटेंट लेवल पे रहा है यूपी में। ये चीज़ें चलती रहती हैं लगातार, इसमें कोई नई बात नहीं है। 2022 में भी ये कहा गया था कि अब की बार योगी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये एक सेक्शन एक ऐसा है पॉलिटिकल क्लास का, जब उसे कुछ नहीं मिलता है तो बिना किसी दे नेवर सब्सटेंशिएट की ये इसका आधार क्या है। हाँ। लेकिन ये बातें हवा में, पावर्स ऑफ पावर में ये तैरता ही रहता है। योगी मोदी और योगी अमित शाह, कभी ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला आ जाता है, और ये आई थिंक जर्नलिस्ट के लिए ज़्यादा मज़ेदार बातें होती हैं। और ये जो है, ये आपका पॉलिटिकल गॉसिप का हिस्सा ये लगातार बना हुआ है पिछले कम से कम 6 सालों से। कल प्रधानमंत्री के एक भाषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने आजमगढ़ में कहा है कि अगले 5 साल में मोदी योगी पूर्वांचल को बदल देंगे। बिना कहे कहा है उन्होंने कल। हाँ। तो अब आप इसको मान लीजिए कि उन्होंने इस बात की सफाई दी है या इस बात को खत्म किया है। अच्छा, मैं ध्रुवीकरण की राजनीति पर आती हूँ। क्या इस बार आप देख रहे हैं 2024 के इलेक्शन में कि वो हुआ है उत्तर प्रदेश में? आप यानी अल्पसंख्यकों का, मुस्लिम्स का? 100% उनका। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको स्कीम्स का फ़ायदा मिला है। वोट देते समय उनके दिमाग में 370 और 3 तलाक रहा है। 370 भी सब उत्तर प्रदेश में? जी। और जो अभी प्रधानमंत्री जी के जो भाषण आते हैं ना, वो भी कहीं कहीं लोग कहते हैं, जैसे जब वो औरंगज़ेब की बात करते हैं तो फिर वो लोग कहते हैं कि या मंदिर की बात होगी या हिंदुओं को बहुत दबा के रखा गया, तो फिर वो तो स्कीम्स का फ़ायदा मिलना या उसके लाभार्थी होना एक बात है। हमने आपसे कहा कि सीतापुर में 244 हैं लाख, और उसमें से 80,000 से ऊपर मुस्लिम्स हैं। वो एक बात है, ये वोट में कन्वर्ट होना बिल्कुल दूसरी बात है जी। और जो मुझे लगता है कि अभी हमें 1-2 चुनाव और देखना चाहिए। देखिए, ये जो परंपरा है कि मुस्लिम कोई मोनोलिथ है, तो ये ऐसा है नहीं। यूपी में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम का जो अशराफिया क्लास है, जो अपर कास्ट है, शेख, सैयद, तुर्क, पठान, उनको सारे बेनिफिट्स मिलते आए हैं। उन्हें वो अब तक जो है डार्लिंग रहे हैं सेकुलर गवर्नमेंट्स के। अब मोदी के आने के बाद से उनको लग रहा है कि वो बैठे थे कभी जिनके दिल में जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में आज हम गुनहगारों की तरह। उनको ये शिकायत है। और वो चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जामिया हो, AMU हो, देवबंद हो, जितने इदारे मुसलमानों के हैं वहाँ पे अशराफिया का ही कब्जा है। अभी भी है, पूरे देश में है। और बीजेपी का फोकस हमेशा पसमानदा पे रहा है, लाभार्थी भी पसमानदा ही रहा है। लेकिन जब मज़हब की बात आती है तो अशराफिया ही डोमिनेट करता है मुस्लिम साइकी को कंट्रोल करने में। क्योंकि मस्जिद से जो कॉल इशू होती है वो तो फिर अल्लाह का फरमान है,
नोबडी कैन डेयर डिफाई दैट, चाहे पसमानदा हो या हाँ कोई अशरफिया भी हो। हो, तो अभी भी वही चल रहा तो है। वही वोट जो गिरा है ना साउथ हाँ, में, हाँ। कि जब फरमान निकला था कि आप उस कैंडिडेट को जिताइए जो हाँ, बीजेपी को हरा वो सकता है, बाय एंड लार्ज यहाँ भी चल रहा तो है। वो जेडीएस को भी हरा देंगे। इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है कि वो, मैंने कहा ना कि वो जो बाकी लाभार्थी हैं उससे अधिक उन्होंने पहले मान तो फिर लिया है। अगर मुस्लिम मोनोलिथ हो तो गए। अगर आप देखेंगे तो मतलब कहने को आई अंडरस्टैंड, जैसे कि हिंदू वोट एक हिंदू वोट नहीं हो सकता, चाहे जितना मर्जी आप कोशिश कर ले, हिंदूज डोंट वोट एज अ मोनोलिथ। कहीं कास्ट आ जाता है, कहीं कुछ ना कुछ आ ही जाता है, महिलाएं अलग, पुरुष अलग, युवा वोटर अलग, लाभार्थी अलग, कास्ट अलग, वो सब आ ही जाता है। वैसे ही मुस्लिम को कहने को देयर इज़ नो मोनोलिथ, लेकिन जब फरमान आता है बीजेपी को जैसे हराने आप के लिए, जाइए रामपुर जाइए, मुरादाबाद जाइए, संभल जाइए। अब संभल में मुस्लिम का जो कैंडिडेट जीतता है वो हमेशा तुर्क ही होगा। शफीकुर रहमान बर्क जो है, अब उनका ग्रैंडसन खड़ा हुआ है, तुर्की तो मुसलमान। बर्क साहब हमेशा संभल से ही वो लड़ते हैं चुनाव। तो ये और जैसे आपका अब रामपुर है, वहाँ शमसी है या तुर्क है, आजम खान जो है पठान है। तो ये जो अशराफिया का ये डिवीज़न है। जैसे मुजफ्फरनगर आप जाइए, हिंदू जाट है तो वो जाट है, जो मुस्लिम जाट है वो मुले जाट कहलाता है वहाँ पे। तो कभी हिंदू जाट मुले जाट में कभी झगड़ा नहीं होगा, चाहे कोई दंगा हो जाए वहाँ पे, उनमें झगड़ा कभी नहीं होता है। और जहाँ तक कि 2013 में भी नहीं हुआ। तो ये सोशल बॉन्ड इतने स्ट्रांग हैं। तो ये चीज़ें हैं, और ये क्रॉस ये लिंक्स, हाँ। बिना किसी एम्पिरिकल स्टडी के वी कैन नॉट वर्कआउट कि किसने कहाँ क्या, किसका क्या इलेक्टोरल बिहेवियर रहा। जब हम महिला वोट की बात कर रहे थे, क्या मुसलमान में जो महिला वोटर हैं जिन्हें ट्रिपल तलाक का फ़ायदा मिला है, क्या वो साइलेंट वोटर हो सकते हैं बीजेपी के लिए? एक मतलब कहना चाहिए टू सम एक्सटेंट, यस दे आर, इससे अधिक नहीं। वो पहले वो जो साइकी है ना, वो देखिए उसमें एक मैसेजिंग है कि ये ठीक है पर ये हमारे खिलाफ पार्टी है, ये बात नीचे तक है, बहुत ठीक से है, इसलिए वो वोट नहीं करेंगे। अच्छा, मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर आती हूँ। वाई डू यू थिंक राहुल गांधी गेव अप अमेठी और वो रायबरेली चले गए, और प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ी अमेठी से? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? ये तो भाई बहन का जो टग ऑफ वॉर है, जो पावर स्ट्रगल है, ये सबको पता ही है। इसमें कोई क्या उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं इस बारे में? सब जानते हैं इस पर। उत्तर प्रदेश में जो यहाँ तक कि यूपी ये के, मतलब दिल्ली के जर्नलिस्टिक साइकिल्स में इसे अनसेड कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में साफ है। हाँ एकदम साफ है। जो यूपी के 3 नेता अन्य राज्यों से राज्यसभा गए हैं, कौन किस कैंप का है ये सबको मालूम है। लखनऊ किस कैंप का है वो? प्रमोद है? तिवारी हैं, हाँ। इमरान प्रतापगढ़ी हैं या राजीव शुक्ला हैं। तो ये इसमें ये साहब प्रियंका कैंप के हैं, ये उनके नहीं हैं। ये चीज़ें बड़ी स्पष्ट, ये वेल डिफाइंड हैं। तो फिर अगर प्रियंका कैंप ऊपर है तो फिर व्हाई डिड राहुल गांधी स्टैंड फ्रॉम? और ये था कि और यूपी के आप किसी नेता से बात करिए तो राहुल गांधी इज़ ए वेरी रिलक्टेंट कंटेस्टेंट फ्रॉम रायबरेली। इवन फ्रॉम रायबरेली? इवन फ्रॉम रायबरेली। वो कभी आप देखिए, नॉमिनेशन फाइल करने के दिन हर बड़ा नेता बहुत ही गाजे बाजे धूमधाम के साथ अपना नॉमिनेशन फाइल करने जाता है। लखनऊ से राजनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल किया, तो उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी थे। पर वो तो बीजेपी का स्टाइल है ना कि गाजे बाजे के साथ हर चीज होता है। राहुल ने तो एक हाथ से नामांकन दिया, बहुत रिलक्टेंटली दिया, और उसके बाद बाहर आके कैमरा को, टीवी को बाइट तक नहीं दिया। रात में जाके 11 बजे उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो जब कोई कैंडिडेट नामांकन दाखिल करता है तो स्थानीय मतदाता से कनेक्ट स्थापित करने के लिए वो बहुत कुछ करता है। लोगों से मिलता है, छोटी मोटी पब्लिक मीटिंग एड्रेस करता है, टीवी के सामने कैमरे के सामने अपनी बात कहता है, लोग सवाल पूछते हैं, उनका जवाब देता है। राहुल डिड नथिंग ऑफ दिस थिंग। बल्कि अमेठी में उनके नामांकन में प्रियंका मौजूद थी, केएल शर्मा की। और उन्होंने नहीं, नामांकन में नहीं थी वो सिर्फ पहले गई थी। मीटिंग एड्रेस की थी उन्होंने। मीटिंग एड्रेस की थी। जब नामांकन किया तो वो अकेले थे बेचारे। ना मल्लिकार्जुन जी थे, ना प्रियंका थी, कोई भी नहीं था उनके साथ जब वो गए। वैसे अगर राहुल गांधी ने
अमेठी से चुनाव लड़ा होता तो चुनाव बहुत दिलचस्प होता। हाँ। वो पता नहीं किसने उनको समझा दिया है। रायबरेली के साथ उनका इतना इमोशनल कनेक्ट भी नहीं है, प्रोटोकॉल में रायबरेली ऊपर है ना, फैमिली का पर है। वो फैमिली का गढ़ है। बट प्रोटोकॉल में रायबरेली बहुत ऊपर है अमेठी से। बट अमेठी में वो इंदिरा जी की सीट है। 2004 से वो सांसद थे, 2004 से लेके 2019 तक। 19 में स्मृति जी आई। तो आई डोंट थिंक मैंने कभी देखा हो कि राहुल गांधी रायबरेली में ज़्यादा जाते थे। इवन व्हेन हिज मदर वाज, वो खुद ही नहीं जाती थी वहाँ पे ज़्यादा, प्रियंका जाती थी। पर आई हैव नॉट हर्ड ऑफ राहुल गांधी गोइंग। इनफैक्ट मैंने ये भी नहीं सुना कि राहुल गांधी कभी इलाहाबाद गए हों या कभी सुल्तानपुर गए हों। ये जो सब नेहरू परिवार के जो केवल असेंबली एरियाज थे, इलेक्शंस के दौरान आते थे हाँ। बस, बाकी कभी नहीं आते थे। इलाहाबाद में इनफैक्ट वो कहते हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, कि कभी कभी प्रियंका आती हैं, मिलती हैं कुछ वो दूर के जो उनके रिश्तेदार हैं। लेकिन राहुल गांधी का ही इज़ नॉट इनटू रियल पॉलिटिक्स। आई फील उनका वो एक फिलोसॉफिकल वो बेंट है। वो उत्तर प्रदेश से क्या मेल लेता है? नहीं। और देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि उनको जो उनके सलाहकार हैं, जो उनको बता रहे हैं, जिस समय चुनाव बिल्कुल सर पर आ रहा था उस समय वो यात्राएं निकाल रहे थे। हाँ। अब यह एक लेफ्ट पॉलिटिक्स है, या वो मानते हैं कि यात्रा निकालो, लोगों के पास चलो। एकदम माओवादी राजनीति पे आ गई। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है? यहाँ पर माओवादी ऊंचा राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। कहाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। यूपी में थोड़ा जो बहुत, आजमगढ़ है जी, जो बनारस में उदल जीतते थे, मतलब नक्सलवाद वगैरह यहाँ पे ज्यादा नहीं है ना, कभी जितना सोनभद्र मध्य में प्रदेश था। में, नहीं, छत्तीसगढ़ में जो नहीं, होता जो था। छत्तीसगढ़ जो है ना, हाँ, मिलता आप है। अरे हाँ, नहीं, सकट आप के। सोनभद्र से शुरू करें तो जंगल तो वही जाता है, तो वो तो पीछे से जब आप घूम के जाएंगे तो आप वही निकलेंगे जाकर। तो वो है, यहाँ था। लेकिन अब नहीं है, और उसकी वजह जो ये कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है। पर जो उनके सलाहकार जैसे की उन्होंने यात्रा अपनी निकाली है, वो समय था कि जब वो यहाँ अखिलेश के साथ बैठ सकते थे, बिहार जा सकते थे, कहीं और बैठ सकते थे। पर वो यात्रा निकाल रहे हैं, यात्राओं का वो इम्पैक्ट वैसा नहीं रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल पॉलिटिक्स है उसके लिए थोड़ा राहुल गांधी जी को देखिए, राहुल गांधी का एजेंडा बिल्कुल अमेरिकन मार्क्सवाद जो है वोक एजेंडा पे चल रही है कांग्रेस पूरी तरीके से। इट हैज टर्न कंप्लीटली लेफ्ट। जिस तरीके से आपने बात की है वेल्थ ये नहीं, जैसे उन्होंने ये कहा कि साहब IIT में जो पर्चे हैं वो आप दलित बनाएंगे। अरे भाई, आप ये मत कहिए, आप ये कहिए कि हम री एग्जामिन करेंगे, हम अच्छे लोगों को लाएंगे। हम ये तो कोई मतलब बात ही नहीं हुई आप जिसको कर रहे हैं, कोई आपको क्यों एक्सेप्ट करेगा? पर क्या उसका असर पड़ रहा था? क्योंकि तालियां तो बज रही थी उस क्राउड में जहाँ पे वो बैठे थे। कास्ट सेंसस का क्या असर पड़ा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 90% आबादी SC ST OBC की है। हाँ। राजस्थान में लगभग 2/3 आबादी SC OBC की है। सेम इन मध्य प्रदेश। क्या हुआ कांग्रेस का वहाँ इन 3 राज्यों में? आपने बहुत बात अभी की। असर तो पता नहीं ना, जब रिजल्ट आएंगे तो असेंबली चुनाव में अभी 6 महीने पहले की बात है। अभी नवंबर 2023 में चुनाव हुए हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ नहीं, में। छत्तीसगढ़ तो कोई नहीं मान रहा था कि बीजेपी लेगी। हाँ, कैसे हुआ? और मध्य प्रदेश भी आप देखिए, वहाँ लड़ाई थी। इवन राजस्थान तो लड़ाई थी, पर वो ले गए। तो ये तो चुनाव है। और आप कितने सीट देते हैं बीजेपी को इस चुनाव में? कितने लेके? सर्टेनली बेटर देन 2019। रियली? सर्टेनली बेटर देन 2019। तो ये सब जो 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का अलायंस था। उसके बावजूद बीजेपी को 62 + 2 उनका अपना अलायंस, 64 सीट दे गॉट। बहुजन समाज पार्टी को 10 मिली, समाजवादी पार्टी को 5, RLD को 0। तो अब की बार बीजेपी का जो कास्ट लाइनअप जो है इनसे बेहतर है। उनके साथ अपना दल है, उनके साथ निषाद पार्टी है, उनके साथ सुहेलदेव समाज पार्टी है, उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल है। 4 पार्टियां बीजेपी तो के साथ अलायंस की वजह से दे विल डू बेटर? Yes, या और किसी और पार्टी को के शेयर को खा रही है? ऑब्वियसली जो 2022 में जो लाभ समाजवादी पार्टी को मिल गया था ये अति पिछड़े वर्ग का, वो बीजेपी को अब की बार पूरा प्रयास करेगी कि उसको वापस तो अगर बीजेपी को ज्यादा सीट्स मिलेंगे 2019 में, दैट मीन्स द पाथ टू दिल्ली बिकम्स क्लियरर। यूपी ही क्लियर करेगा। पर हमको ये एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि 19 में 5 साल की सरकार थी, 24 में 10 साल की।
और 19 में ये एक बात ये आई थी कि एक मौका और देखते हैं। हाँ, तो हम जो ये हिंदुस्तानी जो मानसिकता है ना, हाँ। कि जो बहुत उदार भी होती है, बहुत समय भी देती है, ऊब भी जाते हैं। ऊब भी जाती है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए हाँ। कि पर ये भी मैंने सुना है, बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है अब जैसे पुरानी कांग्रेस की थी ना, कि कुछ सीटें इस राज्य से कम हुई तो कुछ सीटें यहाँ से आएंगी, कुछ सीटें जैसे महाराष्ट्र में लोग कह रहे हैं कि सीटें बहुत कम होंगी इस बार बीजेपी की, या फिर कर्नाटका में जैसे पहले जो स्वीप था एक ही सीट गया था कांग्रेस को, बाकी सब बीजेपी को, या जो भी, मतलब दे आर नाउ सेइंग कि जहाँ पे यहाँ कम हो गई तो वहाँ तेलंगाना में कुछ आ जाएंगी, बंगाल में आ जाएंगी, ओडिशा में आ जाएंगी, यूपी से आ जाएंगी, यहाँ से कम वहाँ से ज़्यादा। क्या बीजेपी का इस नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो कांग्रेसिफिकेशन हो चुका है? देखिए, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि बीजेपी की तुलना इस रूप में क्यों की जाती है। बीजेपी स्टैंड्स फॉर एवरीथ बीजेपी हर उस चीज़ के खिलाफ है जिस बात के लिए कांग्रेस जानी जाती है। 4 जून 2024 को परिणाम आ रहा है हमारे लोकसभा चुनावों का, और 4 जून को कांग्रेस के संस्थापक एलन एक्टेवियो ह्यूम का बर्थडे भी है। तो आप एओ ह्यूम की बनाई पार्टी की तुलना बीजेपी से कैसे कर सकते हैं? इट्स बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन। ओके, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज दैट इट हैज़ बिकम सो बिग। जैसे पहले कांग्रेस होता था ना कि इतना बड़ा कि उतार चढ़ाव जो पार्टी के रिजल्ट्स में है वो मिनिमल होता है, इतना नहीं हो सकता। बट लाइक कांग्रेस ऑल्सो सॉ डाउनफॉल, एक टाइम आ जाता है। आई थिंक कई पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि चलो पैसे बचा के पीछे बैठ जाते हैं, कभी ना कभी तो ये गिर जाएंगे। देयर इज दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेटजी। हाँ बिल्कुल। और जैसा इन्होंने कहा कि कांग्रेस, हम तुलना इसलिए होती है क्योंकि वो भी इतने ही बड़े हो गए हैं और सरकार चला रहे हैं, ये एक बात है, वरना तो दोनों में बड़ा फर्क है अबाउट द हाँ। आइडियोलॉजी। ये बात इसलिए भी हो रही है कि हमारे इंटेलेक्चुअल एलीट ने जो दिल्ली में बैठा है आज तक इस बारे में कभी इंडिपेंडेंट स्टडी न होने दी कि जो पार्टी बीजेपी 84 में 2 सीट थी वो 30 साल में 282 कैसे हो गई, अगले 5 साल में 305 कैसे हो गई, और अगले 5 साल में वो 400 होने का दावा कर रही है। एंड सेम वे कांग्रेस का डिक्लाइन आफ्टर डिमाइस ऑफ पंडित नेहरू। तो कांग्रेस का डिमाइस और उसी प्रोपोर्शन में बीजेपी का राइज, ये एक स्टडी जो है बहुत परिश्रम से होगी। ये अभी तक किया नहीं गया स्टडी है। ये सवाल केवल इसीलिए उठते हैं कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। ये सवाल केवल इसलिए उठता है। But I would also think that you gentlemen have seen it happening in उत्तर प्रदेश। कांग्रेस का जो डिमाइस है, जब मैं पहली बार चुनाव कवर करने आई थी तो वाजपेयी जी का चुनाव था उस वक्त, तो जब मैं वो कवर करने आई थी तो उस वक्त वहाँ आई स्पोक टू अ जर्नलिस्ट एंड ही सेड कि बस अब देखिए आप, कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हो गया है, अगले 30-35 वर्ष कांग्रेस नहीं आने वाली है। एंड आई वॉज अ यंग रिपोर्टर एंड कहा हो ही नहीं सकता, कांग्रेस को कौन इरेज कर सकता है। बट आई ऑलवेज फील, मैं तब से मैं सीखती आई हूँ कि जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं स्टेट्स में वो जानते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या कांग्रेस में इज़ देयर अ विल, इज़ देयर अ डिज़ायर, इज़ देयर समथिंग दैट यू सी कि हाँ वो लड़के ऊपर उभरने के लिए क्षमता रखती है? ना, उनका सेंट्रल आइडिया क्या है? पहले देखिए, कांग्रेस को बहुत सोचना होगा। अगर आप ये कहेंगे कि हम संपत्ति में, विरासत में और जाने वो क्या क्या चीज़ें निकल करके माओवादी आई, विचारधारा, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम 2024 में सांस ले रहे हैं, ये एक बात है। दूसरे, उनको ये मान लेना चाहिए और कि वो जो हम अब किसी डायनेस्टी में नहीं हैं। ये जो फैमिली डायनेस्टी चल रही है, अब ये बच्चा जो आज का है, वो जो ये जितनी इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, लोग, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। जो बलिया से लेकर के और चेन्नई तक गूगल एक तरह से खुलता है, सबको सब मालूम है, सबकी सब सारी चीज़ें पता हैं। आप जाइए तो जो स्कूलों की, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उनकी जो फ्रेंचाइजी लेकर के लोगों ने वो खोले हुए हैं, कॉलेजेस, सब पढ़ाई, एजुकेशन सब बहुत। और उत्तर प्रदेश में इंटर तक की पढ़ाई तो बहुत लाजवाब हमेशा से रही है, आज भी है। इसके बाद मुश्किलें हैं, उस तब तक की पढ़ाई तो सबको ये मालूम है। बच्चे आ गए हैं, वो अब आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको इंक्लूसिव होना पड़ेगा, आपको सबकी बात करनी पड़ेगी। आप ये सिर्फ कहें कि नहीं 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 इससे काम चल जाएगा और हम कह रहे हैं तो ये ठीक है, इसको लोग नहीं सुनने वाले।
और कांग्रेस में एक ऐसे नेता की ज़रूरत है कि जो पूरी पार्टी को बांध के साथ ले करके चल सके। वो कभी कभी वीडियो आता है कि खड़गे जी पीछे हैं, बाकी लोग उसके आगे हैं, फिर कोई हाथ पकड़ रहा है कोई, ये लोग इसको नहीं। लोग चाहते हैं कि जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष रहे, जो चाहते हैं कि जिसको जो सम्मान दिया गया है वो उसको मिले। तो दुनिया कांग्रेस के उस ज़माने से अब तक बहुत बदल गई है। क्या प्रियंका गांधी में कोई होप देखते हैं यूपी के देखिए, लोग? कांग्रेस अभी तक एक अभी ऑपोजिशन देख रहा है, लोगों को देखना बाकी है। जब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। हाँ, आप राहुल गांधी के बारे में लोग एक बात ये कहते हैं कि जब आपके पास मौका था तो आप मिनिस्टर बने होते, आपने कुछ करके दिखाया होता आपने। लेकिन आप तो जैसा अभी आपने कहा कि एक फिलोसोफर की तरह आप बाहर से चीज़ों को बताना चाह रहे हैं। नहीं, मैदान में आइए। अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और तो वो ब्लेम भी लेने को तैयार हैं। भाई वो कह रहे हैं कि मैंने ये किया, पर उसके साथ में उनको ये लेना पड़ रहा है कि आपने ये नहीं किया या आप ये अच्छा कर सकते थे। और डायनामिक होने की जरूरत है। जैसे उन्होंने फार्म बिल्स वापस लिया इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट वाज अ फ्यूचरिस्टिक बिल। Yes. लेकिन फिर That was भी a great जब loss to देखा, India. हाँ, पर जब देखा कि ब्लोबैक आ रहा है, आपको पॉलिटिकली भी तो देखना पड़ेगा ना। तो वो मुझे लगता है बीजेपी से कैलकुलेशन गलत हुआ। वो समझ ही नहीं पाए कि जो ग्राउंड पर लोग हैं वो अभी तैयार नहीं। वो इस विरोध को नहीं समझ पा रहे हैं, आप उनको समझा नहीं पाए। हाँ, वही। और वो जो उनको एक काम करना चाहिए था कि बिल लाने के पहले लोगों तक जाना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था। आपके पास इतनी बड़ी मशीनरी है, कमेटी को रेफर कर देते हैं आप, जीएसटी की पार्लियामेंट कमेटी को रेफर कर सकते थे, वो तो बात की बात है। हाँ। आप उसके पहले आपके प्रधान हैं, आपके पंचायतें हैं, आप ग्राउंड बनाना चाहिए नीचे आपको जा करके 1 साल आप मेहनत करते पर यूसीसी पे भी वो कोई कंसेंसस नहीं बना रहे हैं। मतलब जब लाएंगे तो लाएंगे। अंतर है यूसीसी में और फार्मर्स में। देखिए, मैं अपनी मानता हूँ व्यक्तिगत, और सबसे कहता भी हूँ कि किसान और इंडस्ट्री दो के बारे में खबर देखते समय हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। एक रोटी देता है, एक रोज़ी देता है। तो रोटी देने वाले की तुलना किसी और चीज़ से यूसीसी बहुत सारे लोगों के लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। नहीं, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है और इमोशनल है। ये तो हमारा ब्रेड एंड बटर है, तो हमको इसको वैसे देखना होगा। पर जैसे अगर आप ओवैसी साहब से बात करें तो वो कहते हैं ये हमारे अस्तित्व की बात है, तो आप यूसीसी के बारे में ओवैसी अलग कहेंगे। ये चीज अशराफिया क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो तो यही बोलेंगे। हाँ, वो आपको हमारे यहाँ ये जो किसानों का जुड़ा मामला है, हाँ, जिसमें वो मेहनत कर रहा है हमारे आपके लिए। भाई आज भी आप देखिए, आपके जो ये अपर मिडिल क्लास है, उसके एक जूते की कीमत उसके किचन के खर्चे से कम ज़्यादा होती है। करेक्ट। हम कितनी रोटी दाल हमारा खर्चा होता है, खर्चा तो आता है दूध से और बाकी चीज़ों से, पर वो ये पैदा कर रहा है। तो हमें उसके प्रति जब हम कहेंगे तो उसको पहले हमें समझाना चाहिए था। वो एक बहुत अच्छा कानून था जो आपने डर के वापस लिया। इतिहास आपको ऐसे ही याद रखेगा, क्योंकि उस कानून के बगैर आप रूरल इकोनॉमी में मैसिव इन्वेस्टमेंट, जो बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना है, और जो आपका जो फार्म टू फोक के बीच में जो वेस्टेज है उसको दूर नहीं करते जब तक आप, तब तक। और एग्रीकल्चर इकोनॉमी के में बूस्ट के बगैर यू कांट बी ए $10 trillion इकोनॉमी विद इन नेक्स्ट 5 years। बट डू द पीपल ऑफ यूपी बिलीव दैट इंडिया कैन बिकम a $10 trillion इकोनॉमी? मतलब क्या ये जुमला समझते हैं या फिर समझते हैं कि होगा? नहीं, जुमला बिल्कुल नहीं समझते हैं। वो रास्ते में आने वाली जो रुकावटें हैं उनका जिक्र करते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई ये किया जाए तो और अच्छा होगा। रिफॉर्म्स की बहुत पेनफुल काम करने बाकी हैं आपको। रिफॉर्म इज ए वेरी पेनफुल प्रोसेस एंड नॉट डूइंग सो इज मोर पेनफुल। और अगर हमको किसी भी ट्रिलियन की तरफ जाना है तो पहले शहरों की हालत ठीक करनी होगी। जो सिविक जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको हमें ठीक करना होगा। क्योंकि अब लोगों के गूगल पे चाइना खुल रहा है, वो बीजिंग देख रहे हैं, वो बाकी सब देख रहे हैं, वुहान। तो हमको लोगों को मतलब मैंने आपसे पहले शायद ये बात कही थी कि कोई भी हो उसे काम करना है, काम करना पड़ेगा। आपको बिना काम किए आप सिर्फ सोचें कि पार्टी के दम पर, नेता के दम पर आप चल जाएं, नहीं चल पाएंगे। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन का टाइम खत्म हो जैसे गया। प्राइम मिनिस्टर ने जो बहुत जोर देके कहा है कि तीसरे टर्म में बहुत धमाधम काम आने वाला है, आरबीआई की मीटिंग में कहा था, जी। आप तैयार रहिए।
हाँ। तो इससे लग रहा है कि पीएम हैज ए हैंड्स आर फुल विद ए वेरी रोबस्ट रिफॉर्म एजेंडा। ऑल्सो आई थिंक वो एक बीजेपी का जो सिस्टम है, जैसे एक सीईओ चलाते हैं, मतलब सबके ऊपर एक स्प्रेडशीट होता है, क्या किया क्या नहीं किया, ये सब जैसे कॉर्पोरेट्स में होता है, शायद आई थिंक दैट इज व्हाट दे आर हेडिंग तो टुवर्ड्स। सबकी निगाह है रिफॉर्म के ऊपर। Reform। क्या आता है मुझे आपकी बात? लगता है कि मैं एक बात कह लूँ उसको, हम लोगों ने जो बात की विकसित भारत का जो एक सोचा गया है वो शायद नीचे तक अभी ठीक से गया नहीं। उसको लोगों को और समझाया जाना चाहिए था। और क्योंकि हर वोटर विकसित भारत चाहता है, विकसित प्रदेश चाहता है, विकसित नगर चाहता है, विकसित पंचायत चाहता है, विकसित ब्लॉक चाहता है। और अपने टाइम में, ये नहीं कि जब बच्चों के टाइम पे होगा, बच्चों के टाइम पे नहीं, अपने टाइम में अपने टाइम पे चाहता है वो। हाँ। कि भाई उसको, और अपने टाइम में उसको बहुत कुछ मिला है। हाँ, शौचालय मिल गया, गैस उसके घर में आ गई, बैंक में खाते खुल गए लोगों के, बिजली आ गई। अरे बिजली तो उत्तर प्रदेश में समझिए इन्वर्टर वालों की दुकानें बंद हो रही हैं कि इन्वर्टर्स की अब ज़रूरत नहीं होती। बिजली कोई इसकी मुद्दा नहीं चर्चा रह नहीं गई। होती है। यूपी में पिछले 5 साल में 15,000 मेगावाट से ज़्यादा की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी ऐड हुई है। जनरेशन और ट्रांसमिशन अलग है। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो पावर आप बांटेंगे कैसे? एक समय यही बेगम हजरत महल पार्क में अटल जी पूछ रहे थे, एक पब्लिक मीटिंग थी, बिजली आती है आपके यहाँ? अब ये कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि जैसे हम सांस लेते हैं वैसे बिजली है। तो ये एक इतनी बड़ी चीज़ हो गई, तो लोगों ने देखा है इसको होते हुए, है ना। अब बिजली कभी कभी चली जाती है, जैसे इसमें प्रेशर वो आता है, लोड आता है, तो वो ठीक है थोड़ी देर के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन तो लोग महसूस करते हैं, बिजली कमी नहीं है हाँ। यूपी लोग में। महसूस करते बट हैं। लाइक आई सेड, पहले हम जैसे बात करते थे, वी टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। फॉर ग्रांटेड, हाँ, अब नहीं है। अब हमारी आपको- मेमोरी भी छोटी है कि हम जब ये नहीं था, उस जमाने की याद अभी भी बिल्कुल, ताज़ा करने की बिल्कुल। ज़रूरत है, और टू देखिए, अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट व्हाट वी हैव नाउ। वो एमपीज हों, एमएलएज हों, पार्षद हो, अपने घर के बाहर आपको रोज़ दफ्तर की तरह 10 से 5 आपको कुर्सी मेज़ डाल के बैठना होगा। आपको लोगों की प्रॉब्लम सुननी होगी, काम कराने होंगे। आप आते हो और वैसे ही आप सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पजामा, सफ़ेद जूता, सफ़ेद गाड़ी लेके निकल जाओगे और आप सोचोगे कि लोग आपको नहीं, वो नहीं, दिन बहुत गए। फर्क है। मैं वो 2 दिन गए। पहले वाराणसी में थी और काशी के गलियों में पान की पीक ना हो, ये मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं देख पाऊंगी। लेकिन 2020 से लेकर, हाँ 2022 में मैं गई थी लास्ट, 2022 और अब 2024 सड़कें जो हैं वो साफ़ हैं और जो दीवारें हैं वो पेंटेड हैं, और सिर्फ वो रास्ता नहीं जहाँ प्रधानमंत्री जा रहे थे, नॉट फॉर दैट। काशी विश्वनाथ धाम के आपको बड़ा शहर में बिजली खंबे नहीं मिलेंगे सड़कों के नहीं, किनारे। वो तो सब अंडरग्राउंड हो गया है। जब ये सबसे बड़ा काम काशी हुआ है। 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ, तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक चीज़ कही थी, हमसे कहा कि बनारस में ये ना हो पाएगा। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ भी लोग, वहाँ एक काम बहुत होना चाहिए, और वहाँ वो गलियों का शहर है, गलियाँ वहाँ की बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, बनाई जा सकती हैं। सरकार अगर चाहे जैसे तो सिंगापुर में वगैरह है, वेनिस वहाँ में भी है, कहीं पर भी वेनिस है। में भी, हाँ, आप उन गलियों को ऐसा बनाइए कि वो चलने लायक, घूमने लायक। आप कोई भी गली है वो घूम फिर के बाबा धाम से होते हुए और नीचे जाके गंगा जी में तक पहुंचाती है। हम उसको इतना खूबसूरत बना दें कि हमारे लिए वो एक ट्रैवलिंग, एक डेस्टिनेशन बन जाए। ये एक काम बनारस में बहुत ज़रूरी है। हम मोदी और योगी की बात करते हैं, डेवलपमेंट, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये सब बात करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में ये चर्चा चलती है अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न मीडिया ऑन द नैरेटिव इन इंडिया, या फिर इंटरफियरेंस? मीडिया जो ग्लोबल डीप स्टेट है जी, जिसको हम जानते हैं। अब तो हरियाणा के गांव का किसान से पूछा गया कि भैया ये किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, तो उसने कहा सुरोस करवा रहे हैं सब। तो किसान ने कहा, और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। तो जो ग्लोबल डीप स्टेट है उसका भारत के ऊपर में दखल है। प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि विदेशी शक्तियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हमारे यहाँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, भारत का ये पहला लोकसभा चुनाव है जिसमें विदेशी ताकतों का इतना खुला नंगा हस्तक्षेप हो रहा है, खुल के हो रहा है। अमेरिकन एम्बेसडर ही दिल्ली में बैठ के ये काम कर रहा है।
और उसको स्नप किया कई बार एस जयशंकर ने। जिस तरीके से अभी पिछले हफ्ते चाबहार के ऊपर जो इंडिया की डील साइन हुई है उसके ऊपर भी जो हो रहा है, तो पूरे मीडिया के जरिए हर तरीके से भारतीय चुनावों के बारे में विश्वसनीयता का संकट खड़ा करने का प्रयास लगातार हो रहा है। दिल्ली एनसीआर के 150 स्कूलों में एक साथ मेल आ जाता है कि आपके यहाँ बॉम्ब प्लांटेड है, दिल्ली के अस्पतालों में बॉम्ब प्लांटेड है, दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बॉम्ब प्लांटेड है। ये सारी की सारी साजिश केवल इसी चुनाव की प्रोसेस को विशिएट करने के लिए, चुनाव को के ऊपर एक कलंक लगाने के लिए हो रही है। और कल ही प्राइम मिनिस्टर ने किसी इंटरव्यू में कहा है कि भारत का चुनाव आयोग पूरे दुनिया में जाना जाता है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज करता है। भारत में चुनाव एक उत्सव है, एक फेस्टिवल है। तो विदेशी ताकतों का दखल भारत में अब आम आदमी भी समझ रहा है, साफ दिख रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया इलेक्शन के दौरान, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड डे। Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do hit the like and subscribe buttons. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.